Hello and welcome you all beautiful souls to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। यस, आज के टॉपिक का वीडियो है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब आप CA के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। उसमें फर्स्ट चीज़ ये है जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। लोग क्या करते हैं कि जो पास हो गए होते हैं उनके वीडियोस देखते हैं, उनका रूटीन फॉलो करने का ट्राई करते हैं, बट प्लीज़ आप अपना रूटीन बनाइए और वही फॉलो कीजिए। फॉर एग्जांपल कि क्या होता है, मोस्टली जनरली ऐसा होता है कि दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट की जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं और सेकेंड जो रात को लेट नाइट तक जग के पढ़ते हैं। बट मेरे केस में क्या होता था कि मैं ना सुबह जल्दी उठ पाती थी और ना ही रात को एकदम लेट तक जाग पाती थी। तो मेरा ये मानना था कि ज़रूरत क्यों है सुबह जल्दी उठने की, बहुत ही जल्दी उठने की, या रात को एकदम लेट तक पढ़ने की। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि ये जो दिन का टाइम है मैं उसमें पढ़ सकती हूँ। कि मेरा जेन्युइनली ऐसा था, मैं ना बहुत जल्दी सुबह उठ पाती थी और ना ही बहुत देर तक मैं जग पाती थी। तो मैंने कभी भी जितने भी लेवल्स मैंने ये CPT हो गया, IPCC हो गया, फाइनल हो गया, मैंने ये तीनों लेवल में से कभी भी सुबह इतना जल्दी मैं नहीं उठी या रात को इतनी देर तक मैं नहीं जगी हूँ। तो यस, फर्स्ट चीज़ ये है, आप अपने बॉडी के हिसाब से आप चेकिंग कीजिएगा आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, आपको क्या सूट होता है। ऐसा हो सकता है कि आपको सुबह जल्दी उठना सूट होता हो, किसी को रात तक देर तक जगना सूट होता हो, और किसी को मेरे जैसा भी हो सकता है कि दोनों में से एक भी सूट ना करता हो। तो ये एक बिलीफ बन गया है ना कि दोनों में से एक तो होना चाहिए, या रात को लेट तक पढ़ो या सुबह जल्दी उठो। नहीं, ज़रूरी है ना, अगर आप दोपहर का टाइम यूज़ करके पूरा दिन यूज़ करके अच्छे से पढ़ सकते हो तो आप ये दोनों में से कुछ भी ना करो तो भी चलता है। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू फॉलो योर ओन रूटीन। आपको बेस्ट आपका बॉडी का पता होगा कि आपको क्या सूट होता है आपकी बॉडी को। सो प्लीज़ वो आप मत ऑल्टर कीजिए किसी का देख के, आपका जो है वही फॉलो कीजिए। ये पहली बात थी। फिर सेकेंड चीज़ ये है कि प्लीज़ एग्ज़ाम्स लिखिए आप, क्योंकि जैसे एफर्मेशंस के लिए भी लोग बोलते हैं ना कि यू शुड राइट एफर्मेशंस। तो एफर्मेशंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, कोई सिलेबस भी नहीं है, सिर्फ एफर्मेशंस तो हम ऐसे ही मतलब लिखते हैं ना, हमारे पॉजिटिव थॉट्स के लिए हम लिखते हैं। तो जब वो चीज़ भी हम लोग बोलते हैं कि लिखो आप अपने एफर्मेशन, सिर्फ बोलो मत, लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये तो पूरा CA का एग्ज़ाम है, तो उसमें तो बट ऑब्वियसली आपको जाके एग्ज़ाम देनी है जिसमें आपका लास्ट में पास या फेल रिजल्ट आने वाला है। तो उसमें तो सोचिए कि लिखना कितना ज़रूरी होगा। जब लोग सिंपल एफर्मेशंस के लिए भी बोलते हैं कि लिखो लिखो एफर्मेशंस लिखो तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो फिर ये तो CA के एग्ज़ाम्स है ना। तो इसमें तो आप जितने पेपर्स लिखोगे, जितने मॉक टेस्ट दोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि ऑफकोर्स राइटिंग इज़ फार बेटर देन ओनली रीडिंग। तो रीड कीजिए, उसके बाद आप हो सके उतने ज़्यादा पेपर्स लिखिए। ये सब मैं मेरी मिस्टेक्स बता रही हूँ जो मैंने की थी। मैं पेपर लिखने से बहुत भागती थी, क्योंकि ऐसा हमारा क्या होता है कि हम राह देखते हैं कि जब 100% परफेक्ट सिलेबस हो जाएगा ना तब हम जाके पेपर लिखेंगे। तो ये तो पता है ना, 100% परफेक्ट तो कभी किसी का नहीं होता CA के एग्ज़ाम में। तो जितना हुआ है आपका 90% हुआ है, 80% हुआ है, 70% भी प्रिपरेशन हुई है, तो आप प्लीज़ उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट। तभी से 100% का उसकी वेट नहीं कीजिए आप। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैं RTP और MTP का कैसे करती थी। अगर ऑफकोर्स RTP MTP तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, हम मोस्टली तो जो आपका रीसेंट अटैम्प्ट होता है उसकी रिलीज़ हुई होती है वो आपको करनी होती है, और उसके पहले की 3 या 4 अटैम्प्ट की तो आपको करनी होती है। तो उसमें मैं क्या करती थी कि करनी तो डेफिनेटली होती है, बट उसमें मैं करती थी कि मैं लिख के रखती थी। जैसे कि एक डायरी है तो उसमें, या बुक है, उसमें मैं जो भी अटैम्प्ट किया उसमें हेडिंग लगा देती थी, उसको क्वेश्चन वाइज के लिख देती थी कि क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे, और उसके सामने वो कौन से चैप्टर का है वो क्वेश्चन वो भी लिख देती थी कि ये चैप्टर का है, ये वो चैप्टर का है। सपोज चैप्टर 1 का है, चैप्टर 3 का है, ऐसा उसके सामने मैं ग्रेडिंग कर देती थी फिर कि जैसे कि हाँ ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो C ग्रेड के, इसको मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे या जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो उसमें RTP MT में भी आप अपना रिकॉर्ड रखिए कि लास्ट में फिर आप ऐसे नहीं हो जाए कि हाँ RTP MT की तो थी, हाँ उसमें एक क्वेश्चन था वो रिफ़र करना था पर भी याद नहीं आ रहा कि वो कौन सी वाली अटैम्प्ट की RTP में था या कौन सा क्वेश्चन था। तो वो रिकॉर्ड के लिए आप ये लिख के रखिए, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये चीज़। और सिर्फ A ग्रेड वाला ही आप फिर देखना रहेगा आपको, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो RTP MTP में रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ही नए टाइप के होते हैं जिसमें कुछ नया ऐड किया होता है। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, मैंने भी ऐसा किया था। फिर और एक वो चीज़ है कि लोग क्या बोलते हैं, यार मेरे को टेंशन हो रहा है, यार मेरे को स्ट्रेस हो रहा है,
मतलब बोलते रहते हैं ना प्रिपरेशन के टाइम, कुछ ज़रा सा प्लान के हिसाब से नहीं गया, कुछ भी हुआ तो ये बोलते रहते हैं यार मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। तो ये बोलना पहले तो बंद कीजिए। और स्ट्रेस और टेंशन इज़ नॉट नॉर्मल। आई डोंट नो, सबने ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ बता दी है कि हाँ स्ट्रेस लेना इज़ नॉर्मल, टेंशन लेना इज़ नॉर्मल। नो, इट इज़ नॉट नॉर्मल। पहले तो यस, इट इज़ नॉट नॉर्मल, क्योंकि वो आप कंटिन्यूस बोलते रहोगे ना तो आपका जो टेंशन, देखना आप ऑब्जर्व करना, आपका टेंशन और बढ़ता रहेगा। और मेरा तो ऐसा, मेरे केस में तो स्पेसिफिकली ऐसा होता था कि मैं ऐसा बोलती थी ना टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो मेरे टेंशन में तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी। तो प्लीज़ टेंशन तो लेना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर आपका नहीं हुआ है सिलेबस तो भी आप मत बोलिए ये कि टेंशन रहे, वो बोलने से अच्छा आप वो पढ़ने में एनर्जी लगा दीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपका हो गया तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि टेंशन हो रहा है। खाली मतलब बेफिजुल में क्यों ऐसे ही हाइप क्रिएट करनी है कि टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। सो स्ट्रेस इज़ नॉट नॉर्मल। पहले तो ये अपने डिक्शनरी में से स्ट्रेस वर्ड को हटा दीजिए। स्ट्रेस इज़ नॉट नॉर्मल, ये बोलते रहना नहीं होता है। ये बोलने से अच्छा आप काम पे लग जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं ना कि हमको जो सब्जेक्ट नहीं पसंद है या जो हार्ड है ना उसको हम अवॉइड करते हैं कि उसको हम ना लास्ट में रखेंगे। फिर क्या होता है, लास्ट में वो प्रेशर बनता है कि यार ये सब्जेक्ट एक तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता और मेरे को या थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है ये सब्जेक्ट समझने में या करने में, और लास्ट में टाइम की कमी होती है। तो हम अपने आप ही फिर वो क्रिएट होने लगता है थोड़ा सा टेंशन या स्ट्रेस, जो भी बोलो वो। तो उससे अच्छा भागो मत। पता है कि ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो उसको पहले लेके ख़त्म करो। आप ये करके देखो, अगर आपने ये कर दिया तो लास्ट में यू विल बी लाइक इतने रिलैक्स्ड होगे ना, क्योंकि आपको पता होगा ना कि जो आपको नहीं आता था या थोड़ा कम आता है सब्जेक्ट वो आपने पहले ही ख़त्म कर दिया और फिर लास्ट में वो इजी वाला रहता है, तो आप एकदम लाइटली उसको प्रिपेयर करोगे। तो जो सब्जेक्ट नहीं आता है उससे भागिए मत। जैसे कि सीए फाइनल का अगर हम बात करें तो जनरली लोग ऑडिट से भागते हैं, क्योंकि ऑडिट इज़ वेरी बल्कि, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो भागिए मत। और ऑफकोर्स ऑडिट एक साथ पहले ख़त्म करना भी थोड़ा सा वो होता है, बिकॉज थियोरेटिकल होता है तो एक साथ कोई नहीं ख़त्म कर सकता। तो उसको कैसे करोगे आप कि एक एक चैप्टर हर रोज़ ऑडिट का पढ़ो, या इतने सारे एसेज होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो आप हर रोज़ 1 या 2 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का टाइम रख दीजिए, 1 घंटा या 2 घंटा के वो हम पढ़ेंगे, तो आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा और कुछ नहीं। और फिर लोग क्या करते हैं कि अभी ये यूट्यूब पे ये है ना ओवर जो इन्फॉर्मेशंस होती है ना, तो यही होता है, इतने सारे सर है, मतलब इतने सारे टीचर्स है, इतने सारे फैकल्टीज है सारे सब्जेक्ट के लिए। तो सबको ऐसा होता है ना कि चलो इनका भी देख ले, उनका भी देख ले, ये कैसे पढ़ाते हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं। अभी हम किसी को टेस्ट करने नहीं बैठे कि कौन कैसा पढ़ाता है। आपको जो एक ही आप पकड़ के रखिए फैकल्टी, आपको जो समझ आती है। आपने क्लासेस अगर लिए होंगे तो आपने चेक करके लिया होगा ना, 1-2 को सुन के कि आपको कौन सा जम रहा है। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है हाँ आपने इनका लिया है, तो फिर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्हीं को फॉलो कीजिए। प्लीज़ डोंट चेंज योर फैकल्टीज़। और प्लीज़ आप 100 बुक्स मत रिफ़र कीजिए कि इसका भी रिफ़र कर लेता हूँ। कोई स्टार्टिंग में कोई और बुक पढ़ता है, फिर रिवीजन के लिए कोई और बुक पढ़ता है, फिर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तो कोई और ही बुक पढ़ लेता है। ऐसा मत कीजिए। बुक का क्या होता है, आप एक ही बुक अगर बार बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा ना, आपको ऐसा होता है कि आंसर पूरा याद होता है, हाँ इसका ये पेज पे था और ये साइड पे था, ऐसा पूरा याद होता है। और याद कब होता है, जब आपने एक ही बुक को बार बार पढ़ा होता है, तभी ये चीज़ होती है। अगर आप चेंज करते रहोगे बुक तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आप भरोसा रखिए, आपने जो भी फैकल्टी को चूज़ किया है उस पर, जो भी बुक चूज़ की है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि ये सब प्रोसेस आप पढ़ना स्टार्ट करते हो उसके पहले की होती है। कुछ आप सिलेक्ट करते हो, मतलब आप जब स्टार्ट करते हो अपना रीडिंग और वो सब, तब ये सब करते हो। आपकी 2-3 बुक चलो रेफ़र कर ली कि मेरे लिए कौन सी अच्छी रहेगी। एक बार अगर स्टार्ट कर दिया उसके बाद यू कांट चेंज इट। सो ये प्लीज़ मत कीजिए। ये आपको बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देख के बहुत होगा, सब टाइटल डालेंगे ना, मैराथन ने, महा रिविजन ने, वो रिविजन ने, नहीं आपको अट्रैक्टिव शायद लगे और देख ले कि मन करे कि हाँ किसी, फिर ये भी टाइटल्स होते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वो सब बहुत क्रिएटिव मतलब सब डालते रहते हैं। सब बेस्ट ही अपने हिसाब से डालते हैं, पर आपको सबका बेस्ट नहीं लेना होता है। ऐसा नहीं है कि सब अपना बेस्ट डाले तो सबका बेस्ट जाके देख ले। आपको जो समझ आता है एक बस वही देखो, आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, बुक्स में भी वही फॉलो कीजिए। फिर एक दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी
कि हमेशा ना इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिएगा आपके हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि क्या होता है जिसके अटेम्प्ट लगे होते हैं, स्पेसिफिकली जिसके अटेम्प्ट लगे होते हैं उनके साथ क्या होता है कि सपोज लास्ट अटेम्प्ट में ऑफकोर्स आप ओवरऑल तो फेल हो गए हो, पर फिर आप उस हिसाब से जज करते हो कि लास्ट टाइम मेरे को ये सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आ गए थे और इसमें कम मार्क आए थे, तो हम क्या करते हैं फिर जिसमें कम मार्क आए होते हैं उसमें बहुत मेहनत कर देते हैं और जिसमें अच्छे मार्क आए होते हैं उसको थोड़ा निगलेक्ट करने लगते हैं कि इसमें तो मेरे अच्छे आ गए थे लास्ट टाइम, तो भी इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। नो, बट यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। आपको इक्वली सब पे फोकस करना होता है, क्योंकि यू डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम वो वाले सब्जेक्ट का पेपर कैसा निकलेगा, तो आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होती है सबको। क्योंकि मैंने ऐसा किया हुआ है कि लास्ट टाइम ऐसा सपोज लॉ था तो लॉ में अच्छे मार्क आ गए थे, तो अभी फिर लॉ में ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती कि हाँ एक बार लॉ में अच्छे मार्क्स आ गए ना तो अभी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होता है। सब सब्जेक्ट को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए और इक्वली अच्छी तरीके से सबको पढ़िए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको नहीं पता किसका पेपर हार्ड निकल जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि फिक्स नहीं होता ना कि कौन सा पेपर इजी आएगा कौन सा हार्ड आएगा, किस में से ट्रिकी क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि इसको ज़्यादा वेटेज दे दिया इसको कम दे दिया। हाँ, आप ABC जो भी एनालिसिस होता है ABC वाइज उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करके पढ़ सकते हो, पर आप किसी को ऐसा नहीं निगलेक्ट ही नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि आपके लास्ट टाइम उसमें कितने मार्क्स आए थे, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। सो यस, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको दे रही हूँ। आई होप ये आपको काम आए आपके एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।